हजारों लड़कियों की तरह जिनकी शादी होती है और पहली रात वे कमरे में घूंघट ओढ़े अपने पति का इंतजार कर रही होती है, मैं भी अमन का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी क्योंकि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद से हुआ था और मैं अमन को पहले से नहीं जानती थी। इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल किसी फिल्म की तरह घूम रहा था कि वह कैसा होगा और उसका रवैया मेरे साथ कैसा होगा। उन सब सोचों में गुम बैठी थी, पता भी ना चला कि रात के 10 बज गए। नींद तो मेरी आंखों से कहीं दूर चली गई थी। मैं कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपने हाथ में बंधी घड़ी से वक्त को देखती। क्या मेरी तरह सब लड़कियों के पति पहली रात ऐसा करते हैं? गर्मियों के दिन थे, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी। दिल कर रहा था कि बाहर जाकर सहन में बैठ जाऊं। अचानक मुझे मेरे साथ वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वह आवाज अमन की लग रही थी क्योंकि जिस वक्त हमारे घर आए थे मुझे देखने तो मैं अपने कमरे में थी, लेकिन सबकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं बाहर उठकर जाने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। रात का 1 बज रहा था और अचानक दरवाजा खुला। अंधेरे में वह चेहरा तो ठीक नजर नहीं आ रहा था। मैंने घबराते हुए पूछा, इतनी देर आप बाहर कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। पहली रात अपनी दुल्हन के साथ भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अमन कहने लगे, मैं अपनी माँ के कमरे में था और मैं माँ की टांगे दबा रहा था और मैं शादी से पहले भी हर रात माँ की टांगे दबाता हूँ। पहली रात तो मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वह अमन की माँ है और अमन का फर्ज बनता है अपनी माँ का ख्याल रखना। लेकिन मैं हैरान इस बात से थी क्योंकि अमन का रोज का मसला बन चुका था। वह शाम होते ही अपनी माँ के कमरे में चला जाता और दोनों अंदर से दरवाजा बंद कर लेते। रात के 12 या 1 बजे वो चुपके से मेरे कमरे में आता और मेरे साथ लेट जाता। मुझे अपने पति का ये रवैया थोड़ा सा शक में डाल देने वाला लगा कि भला मेरा पति इतनी देर में अपनी माँ की टांगे दबाता रहता है। एक दिन मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं ये राज जान कर रहूंगी कि सास और वह कमरे में क्या करता है। मेरा नाम निधि है, लेकिन प्यार से सब मुझे परी कहते थे। मेरी उम्र 20 साल है। मैं कई लड़कियों की तरह बहुत अमीर या गाड़ी और बंगला रखने वाले घर पैदा नहीं हुई, बल्कि मैं बहुत ही गरीब घराने से पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था। हम 3 बहनें थी। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें जिनका नाम तनु और मायला था। वह मेरी सगी बहनें नहीं थी क्योंकि मेरे पापा ने 2 शादियां की थी। मेरे पापा की पहली शादी हुई तो उनकी बीवी उनको 2 बेटियां देकर इस दुनिया से जा चुकी थी। उनका देहांत हो गया था। उन्हें एक बीमारी थी और वह इस बीमारी में बिल्कुल खत्म हो गई थी। पापा को बेटे की ख्वाहिश थी कि उनका भी कोई बेटा हो। पहली बीवी तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, इसलिए बेटे की ख्वाहिश ने पापा को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। अब पापा ने दूसरी शादी की और शादी के 1 साल बाद ही मैंने जन्म लिया। जब माँ पेट से हुई तो मेरे पापा बहुत खुश थे और यही कहते रहते थे कि अब ऊपर वाला मुझे बेटा देगा। लेकिन उनका चेहरा उस दिन मुरझा गया जब बेटे की जगह मैं पैदा हुई। पापा ने इस बात को इतना दिल पर लगा लिया कि वह भी चारपाई पर जा लगे और उन्हें पैरालाइज हो गया। हम इतने अमीर ना थे कि कोई ना कमाता और घर बैठे ही हमको सब मिलता रहता। न ही आज की दुनिया में कोई इतना अच्छा इंसान है जो दूसरों की मदद करे। मेरी दोनों सौतेली बहनों की शादी इस वक्त हो गई थी जब पापा बिल्कुल ठीक थे और वह अपने घर बार वाली थी। वह दोनों साल में कभी एक बार हमारे घर का चक्कर लगा लेती, वरना कभी नहीं आती। मैं भी उस वक्त बहुत छोटी उम्र की थी। माँ बहुत परेशान थी क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। माँ हर वक्त यही सोचती और यही कहती कि काश मेरा कोई बेटा होता तो आज घर का बोझ उठाता। हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई। मजबूरन मेरी माँ लोगों के घर की सफाइयाँ करती थी। उनके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। मुझे 10वीं के बाद पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने भी स्कूल छोड़ दिया क्योंकि इससे आगे पढ़ना हमारे बस की बात ना थी। इतने पैसे नहीं थे कि किताबें खरीदी जा सके। माँ काम पर चली जाती और मैं सारा दिन घर के कामकाज करती और कभी कभी तो माँ मुझे अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना बचपन ऐसे ही गुजारा। मैं एक बहुत ही प्यारी, नरम, नाजुक लड़की थी, दूधिया रंग, एक निहायत अच्छी सूरत रखने वाली। जब कभी मैं अपनी माँ के साथ कहीं बाहर बाजार की तरफ जाती तो लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी माँ को यही कहते थे कि ये तो आप लोगों की बच्ची लगती ही नहीं है, ये तो चीनी लड़कियों की तरह लगती है, क्योंकि मेरी आंखें और नक्श चीनी लड़कियों की तरह था। क्या ही वे दिन थे। तब मेरी उम्र 16 साल थी। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी,
लेकिन जब घर की तरफ देखती थी तो मुझे अपनी माँ की तरफ देखकर दुख होता था कि वे कैसे हमारा पेट पाल रही है, किस तरह वे इतनी मुश्किल से पापा की दवाइयों का खर्चा उठाती है। मैं तो कभी कभी रोती थी और ऊपर वाले ने हमें कैसे जिंदगी दी है, मेरी माँ का क्या नसीब लिखा है। ऊपर वाले को जरा तरस नहीं आया मेरी माँ के मुकद्दर को लिखते वक्त। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती थी कि काश ऊपर वाला मुझे लड़का बनाकर भेज देता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में कुछ सहारा बन जाती। लेकिन खैर, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले के हाथ में हो। मैं अपनी माँ की जिंदगी बता रही थी कि मेरी माँ ने किस तरह मुश्किलात में मुझे पाला और पापा का ख्याल रखा, लेकिन सच है कि उनकी जिंदगी मुझसे बहुत अच्छी थी। जो जिंदगी मैं अब गुजार रही हूँ कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर आप भी मेरी जिंदगी के बारे में जानेंगे तो आप यही कहेंगे कि क्या ऊपर वाला किसी का ऐसा नसीब भी लिख सकता है। मेरी जैसी जिंदगी तो ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। ये उन दिनों की बात है जब मैं 20 साल की थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आने शुरू हो गए थे। लेकिन माँ अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने पैसे थे कि माँ मुझे दहेज दे पाती और शादी पर होने वाले कर्ज उठा पाती। जो रिश्ता मेरे लिए आया माँ मना कर देती। एक दिन ऐसा रिश्ता मेरे लिए आया कि माँ ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कह रही थी। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई अमन नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि लड़का एक ही है, इसका कोई भाई नहीं है, 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वे अपने अलग घर में रहती है। काश तुम्हारी उधर शादी हो जाए, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है। उम्मीद है कि तुम बहुत खुश रहोगी। लड़के की अपने कपड़े की दुकान है और अच्छा खासा कमाता है, इसलिए किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। अच्छे लोग हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं। बाकी तुम बता दो तुम्हारा ख्याल क्या है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ गया है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग शादी करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप टेंशन मत लीजिएगा, घर में ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, हम लोग दहेज भी नहीं लेंगे। मेरी माँ अब उनकी बात से बहुत खुश हुई कि शुक्र है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा, अगर मांग लेते तो हम किधर जाते, कहाँ से पूरा करते। खैर, इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत राजी थी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और शादी के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया। इतनी जल्दी शादी करना भी कुछ समझ में नहीं आया था। जैसे तैसे करके शादी हो गई और मैं उनके घर पर आ गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिल घर बना हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे में हैरत में आ गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वह भी अच्छा सजाया हुआ था। मुझे एक पल के लिए अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस तरह अच्छी हो सकती है। मैं जो हर वक्त शिकवे करती रहती थी कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी है, लेकिन शायद ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया था और मुझ पर रहम कर दिया। अमन बहुत अच्छा इंसान था और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी के पहले दिन ही जब इस घर में आई तो सास ने मुझसे मीठे में कुछ बनाने की फरमाइश कर दी। मुझे माँ ने हर चीज बनाना सिखाई हुई थी, इसलिए मैंने खीर बना दी। मेरी सास और मेरे पति ने बहुत तारीफें की, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी को इतना टाइम हो चुका था, आज तक मेरी सास ही मेरे बहुत सारे काम करके देती थी। मेरे कपड़े धोती, कमरे की सफाई करती, खाना बनाती। मैं रानियों की तरह ऐश कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि पति तो अच्छे मिले ही है, मगर सास बहुत अच्छी मिली है। जितनी उन लोगों की तारीफ सुनी थी वह तो बहुत ही कम थी। ये लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात सास की बहुत अजीब थी। वह सुबह जब मेरे पति अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर मेरी सास भी बिना बताए ही चली जाती थी। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका रोज का मामला देखकर मैं खुद परेशान हो गई थी कि आखिर ये कहाँ जाती हैं। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, इधर से थोड़े फासले पर ही रहती है, उनके पास चली जाती हूँ, जरा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। मैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछती थी कि वह कहाँ जाती है। वह शाम में जब घर आती थी तो आकर मेरा सारा काम करती थी, यहाँ तक कि मुझे कमरे में लिटा कर जाती थी। बहुत प्यार करती थी मुझसे, मुझे माँ की कमी महसूस ना होने देती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और एक दिन आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे पति भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है।
मेरी माँ से बढ़कर वह मुझसे प्यार करती थी, मेरा सारा काम करती थी और तो और मुझे रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास भर के पिलाकर फिर पास बैठ जाती थी। जब तक मैं सो नहीं जाती थी वह बैठी रहती थी, सर में हाथ फेरती रहती थी। मेरी सास बहुत कम उम्र की लगती थी। 1 महीना हो गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर भागे। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया। अगली बात जो डॉक्टर ने की उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इस सदमे से मैं 1 हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला, बहुत दिलासा दिया। मुझे मेरी सास ने बहुत कहा कि अपना ख्याल रखो और मेरा ख्याल खुद भी रखा। 1 हफ्ते बाद मैं वापस पहले की तरह जिंदगी की तरह लौट आई। वक्त गुजरता गया। मैं ऊपर वाले से दुआ करती थी कि मेरी गोद भर दे, फिर से मेरी गोद हरी कर दे। मेरे पति भी मुझे वह दिलासा देते थे कि ना उम्मीद ना होना और एक बार दोबारा तुम माँ बनोगी। मैं एक बार फिर पेट से हो गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था और इस बार फिर 2 हफ्ते बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरा बच्चा फिर से जाया हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मेरे पति और मेरी सास के रवैये में जरा भी बदलाव नहीं आया। हर सास की तरह मेरी सास नहीं थी जो अपनी बहू को ताने देती। मैं बहुत परेशान थी लेकिन बीमार भी रहने लगी, सिर्फ ये सोच सोच कर कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और उन सब की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। 3-4 बार मैं पेट से होकर रह गई, लेकिन ऐसे ही मेरा बच्चा गिर जाता था। मैं अब ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी थी। इतनी तबीयत हर वक्त खराब रहती, कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे पति जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इन्हें बहुत बड़ा मर्ज है। मैं पागलों जैसी हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मेरी सास मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। इस दौरान मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेली पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। ये दुनिया खाली खाली लगने लगी थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेजी से खुशी की लहर मेरी जिंदगी में आई थी उतनी ही तेजी से ही मेरी जिंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया। वह दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। इस दिन मेरी आंखों से सब पट्टियां उतर गई। जैसे मैंने अपने पति को अपनी सास से बातें करते सुना, मेरी आंखें और कान उनकी बातें सुनकर देखने और सुनने के काबिल ही नहीं रहे। हुआ कुछ यूं था कि मेरी सास रोज की तरह मुझे दूध का गिलास पिलाकर सुलाकर चली गई थी। मेरे पति काम से देर से आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही दे दिया करती थी। शादी के पहले दिन से आज तक का ये रिवाज था। इस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी। अचानक मेरी प्यास से आँख खुली। आखिर मैं पानी के लिए कमरे से बाहर आई। सर को चक्कर आ रहे थे, फिर भी चीजों का सहारा लेकर मैं किचन में आ गई। पानी पिया और कमरे में आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाजें मेरे कानों में पड़ी। आवाज मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे पति की भी हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने गौर किया तो यही सुना कि समन, जो मेरी सास का नाम था, आहिस्ता बोलो, निशा उठ न जाए। तो आगे से समन कहती है वह नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुलाया है, वह सुबह तक नहीं उठेगी। ये सुनकर दोनों फिर जोर जोर से हंसने लगे। मैं इतनी बात सुनते ही गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती आ रही हूँ। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सदमे में थी। ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की लेकिन सुन नहीं पाई। अगले दिन मैं नॉर्मल उठी और उन लोगों को शक ना होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गए। रात आ गई। मेरी सास दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान बटाते हुए गोली छिपा दी और उनको महसूस करवाया कि मैं दवाई खा गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे पति आए वे सीधा उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद से उन लोगों के हंसने की आवाज आने लगी। मैं आहिस्ता से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। आज जो मैंने सुना काश वे कभी न सुनती। मेरे पति मेरी सास यानी समन से ये बातें कर रहे थे कि समन, मुझे लगता है ये औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का? तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी इसलिए इससे शादी की थी, लेकिन ये भी अब कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। समन बोली, हाँ, मैं अपने पति की एक और इससे भी बड़ी प्यारी लड़की से शादी करूंगी। देखना वह आपको बच्चा दे देगी। अमन बोले, इसका क्या करे? समन बोली, ये ऐसे ही मर जाएगी। तो इस बात पर दोनों हंस पड़े।
ये सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही हूँ वह तो मेरे पति की पहली बीवी है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे ये सजा मिली? खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया कि सुबह अमन के काम पर जाने के बाद समन से एक बार पूछूंगी तो सही कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बार उनसे जवाब जरूर पूछूंगी। रोते रोते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अमन काम पर जा चुके थे। मैं उठी और सीधे समन के कमरे में चली गई। समन मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई कि मैं सीधे इसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। समन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे इस सवाल पर समन को चौंका देने वाला झटका लगा। इस वक्त समन अपनी असली हालत में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें जरूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने और अमन ने मिलकर ये सब किया। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि अमन के कभी भी औलाद हो, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुँचने वाली हो। दूध में तुमको दवाई मिलाकर देती थी, देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। ये सब बात मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने सुमन को उसके कंधे से पकड़कर हिलाया और सिर्फ यही बोला कि ऊपर वाला इंसाफ करने वाला है। तुमने जो किया उसकी सजा जरूर पाओगी। मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कहूँगी। ऊपर वाला मुझे इंसाफ देगा और तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। मैं वह घर छोड़कर आ गई अपनी माँ के पास। थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि दोनों की कार एक ट्रक में लगी और दोनों ही वहीं मर गए। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। मैं भी अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ही गिन रही हूँ। मैंने ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़कर सही किया। कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई। मैं एक अस्पताल में सफाई का काम करने लगी, जहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते और मैं अपना पेट पाल रही थी। इसी अस्पताल में एक लड़का जो माली का काम करता था, इसका भी दुनिया में कोई नहीं था। इसकी पहली बीवी मर चुकी थी और इसमें इसकी कोई औलाद नहीं थी। वह मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका नाम रमन था। रमन के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी फिर से हसीन हो रही है। एक दिन तो रमन ने मेरे दिल की बात कर दी। उसने मुझे प्रपोज किया। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। रमन का घर बड़ा तो ना था, लेकिन 2 कमरे थे और बहुत ही अच्छे थे। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। रमन ने बहुत से डॉक्टर से मेरा इलाज करवाया और आखिरकार मैं फिर से उम्मीद से हो गई। कुछ महीनों बाद हमारे घर चांद सा बेटा पैदा हुआ। आज मुझे दुनिया का हर ऐश मिल गया था, लेकिन अमन की बातें आज भी मेरे दिल को चीर कर रख देती थी। धन्यवाद।